यहाँ से हमें ब्लूप्रिंट अगर देखें, जैसे सबसे पहले तो उपलब्धि परीक्षण निर्माण में सबसे पहले तो तैयार किया जाता है प्रश्न पत्र तैयार करना। प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करना होता है पहले तो। फिर ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद पद का विश्लेषण करना है, फिर प्रश्न पत्र का प्रशासन करना है। प्रश्न पत्र तैयार करना, फिर उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना, पद का विश्लेषण करना और प्रश्न पत्र का प्रशासन करना। मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्या है? प्रश्न पत्र प्रारूप, प्रश्न पत्र के प्रारूप में परिलक्षित नीतिगत निर्णयों को इसके माध्यम से कार्य में परिवर्तित करना यहाँ से इसमें आएगा। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि वह पूर्वाग्रह से मुक्त है। पूर्वाग्रह से मुक्त है मतलब उसमें ऑब्जेक्टिविटी आती है, उसमें बायसनेस नहीं आती। ऑब्जेक्टिविटी में बायसनेस नहीं आती है। निष्पत्ति परीक्षण में नीलपत्र निर्माण के लिए कौन सा घटक आवश्यकता नहीं है? कौन से घटक? इसमें इकाई वार वितरण दिया जाता है, प्रति इकाई वार अंक भार वितरण दिया जाता है, प्रति इकाई वार उद्देश्य आधारित अंक भार वितरण दिया जाता है। जबकि ये नहीं होता कि परीक्षा में बैठने के बाद विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार वितरण, ऐसा कुछ नहीं होता है। परीक्षण छात्रों में समालोचनात्मक व स्वतंत्र चिंतन अभिव्यक्ति का मापन करता है। वह निबंधात्मक प्रकार का परीक्षण करता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण के गुण कौन से हैं? वस्तुनिष्ठ प्रकार का परीक्षण पदों में विश्वसनीयता व वैधता इसमें आती है। एक प्रश्न के उत्तर में छात्र अपने विचारों को पक्ष अथवा विपक्ष के किसी तर्क के सांगी करता है, निष्कर्ष पर पहुंचता है। आप उसे किस प्रकार का प्रश्न कहेंगे? विचार विमर्श प्रश्न होता है। प्रश्न पत्र निर्माण के सबसे पहले तो इसमें उद्देश्यों का अंक भार दिया जाता है। उद्देश्य को अंक भार के बाद ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। ब्लूप्रिंट तैयार करने के बाद इसमें प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। प्रश्नों का निर्माण करने के बाद इसमें यहाँ से अंक तालिका तैयार की जाती है, फिर मूल्यांकन किया जाता है। मतलब पहले उद्देश्य, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न तैयार करना, फिर अंक तालिका तैयार करना, फिर मूल्यांकन करना। निबंधात्मक प्रश्न के बारे में यह है कि यह वैध निबंधात्मक प्रश्न वैध नहीं है, ऐसा तो नहीं है। निबंधात्मक प्रश्न वैध नहीं है। यह असाध्य ज्ञानात्मक पक्ष के मापन के लिए अधिक उपयोगी है। यह कम विश्वसनीय होते हैं, सही है। ये पाठ्य वस्तु की तरह तो सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना पड़ता है, सूक्ष्म रूप से नहीं करना पड़ता है इसमें। जिससे परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो, उसे विभेदीकारिता के गुण का अभाव होता है। उसमें विभेदीकारिता का गुण नहीं पाया जाता। एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र के दिए गए उत्तरों की विशेषताओं का कुंजी अच्छी विशेषताओं का शक करने में के बाद प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यह मापन की किस विधि का उपयोग करता है? बिंदु विधि का यह उपयोग करता है। तो इसमें विशिष्ट विद्यार्थियों का शिक्षण है टॉपिक हमारा। तो अगर हम देखें, गणित में पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता। गणित में पिछड़ेपन का कारण गरीबी तो नहीं हो सकता। शारीरिक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, भावनात्मक असमायोजितता इसका हो सकता है। गणित में मंद अधिगमकर्ता विद्यार्थी को मदद करने का प्रभावी तरीका है सुनियोजित निश्चित अर्थपूर्ण गणितीय कार्यों में लगाया जाए, जिससे उसे सफलता हासिल हो सके। यह इसमें कार्य होता है। किसी अक्षमता के प्रकार में बच्चों को सिर्फ गणितीय कार्य में समस्या होती है, डिस्लेक्सिया में होती है। यहाँ से टेलर फ्रेम का उपयोग निम्न में से किसी अक्षमता श्रेणी में बच्चों को गणित सिखाने के लिए किया जाता है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए यह किया जाता है। डिस्कैल्किया का निदान संभव नहीं है, शारीरिक परीक्षण से नहीं होगा, जबकि उपलब्धि परीक्षण दैनिक अवलोकन और निदानात्मक परीक्षण से होगा। किर्के के अनुसार धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि 75 से 90 होती है। टेक्रोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयोग ली जाती है? मानसिक विकार मंद बुद्धि विद्यार्थियों के लिए। मामूली के माध्यम विकलांगता वाले अधिकांश बच्चों में कारक संबंधी बाधा डालते हैं, संज्ञानात्मक कारक बाधा डालते हैं। इनमें संज्ञानात्मक कारक बाधा डालते हैं। दानात्मक परीक्षण के बाद मंद बुद्धि विद्यार्थियों हेतु उपचारात्मक परीक्षण आवश्यक है। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम है, गणित में ग्रेड काफी अच्छे हैं। सभी लेखन शैली, लेखन कौशल अच्छा है। रवि में अधिक संभावना है डिस्कैल्किया, पढ़ने संबंधी विकृति की है। डिस्लेक्सिया तो यहाँ से डिस्लेक्सिया है, यहाँ से पढ़ने संबंधी विकृति, इसे डिस्कैल्किया नहीं है। डिस्कैल्किया गणित संबंधी होती है, गणित संबंधी उसमें नहीं है। और नेक्स्ट है डिस्लेक्सिया, पढ़ने संबंधी विकृति है। मंदित विमंदित पद के किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है? मंदित विमंदित पद, मानसिक विमंदित पद को बौद्धिक अयोग्यता, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से इसे रिलेट किया जाता है। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। डिस्लेक्सिया इसे कहा जाएगा, पढ़ने संबंधित अक्षमता को। न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को प्रतिकूल परिस्थिति परक बालक, परिस्थितिग्रस्त बालक कहते हैं। शिक्षकों को मानसिक रूप से विमंदित लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अधिक व्यवसायिक कौशल सीखे वह। डिस्लेक्सिया कहते हैं पढ़ने संबंधी कठिनाई को डिस्लेक्सिया कहते हैं। मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं है। तीव्र मंदता, यहाँ से एक्यूट
ग्रेडेशन नहीं आएगा। हल्की मंदता आएगी, इसमें मध्यम मंदता आएगी, गंभीर मंदता आएगी, तीव्र मंदता इसमें नहीं आता है। कौन सी विकृति अधिगम क्षमता का एक प्रकार है? डिस्लेक्सिया अधिगम क्षमता का प्रकार है। किसी विद्यार्थी को गणित में प्रतिभाशाली तय करने के पीछे का कारण नहीं है। यहाँ से विद्यार्थी का व्यवहार नहीं होगा, जबकि गणित की अधिक्षमता परीक्षाओं का लेखा जोखा आएगा, वर्तमान उपलब्धि, पिछली कक्षाओं में उपलब्धि का लेखा जोखा आएगा। गणित शिक्षण में संवर्धनकारी कार्यक्रमों की आवश्यकता किन छात्रों हेतु होती है? प्रतिभाशाली छात्रों के लिए संवर्धनकारी इंरिचमेंट कार्यक्रम उनके लिए आवश्यक होता है। गणित में प्रतिभाशाली छात्रों की विशेषता नहीं है, कौन सी है? कि वह तेजी व आसानी से सीख लेते हैं, समझने, सामान्यीकरण करने में व निष्कर्ष निकालने में तीव्र होते हैं, कल्पना, चिंतन और तर्क करने की अच्छी क्षमता होती है, ठोस स्तर पर कार्य करना पसंद करते हैं, मेधावी। ऐसा कुछ नहीं होता है ठोस स्तर पर। संवर्धन कार्यक्रम में यहाँ से शामिल है कौन कौन से? अपेक्षाकृत ज्यादा अधिक कठिन प्रश्नों का हल करने के लिए कहना आएगा यहाँ से, और गहन अध्ययन हेतु प्रेरित रहते हैं, जबकि पाठ्यक्रम को कम करना, सरल बनाना यह उनका लक्ष्य नहीं होता। गणित में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की विशेषता नहीं दर्शाता है। नए विचारों को शीघ्रता से समझना आता है, तार्किक रूप से सही ढंग से सोचना उसमें आएगा। क्या होगा यदि प्रकार के प्रश्न पूछने की जिज्ञासा होनी चाहिए। विकल्पों में कौन सा विकल्प? गणित में सृजनात्मकता दर्शाने वाले विद्यार्थियों की विशेषता नहीं है। सृजनात्मकता में नए ज्ञान का निर्माण, समझ, अनुभव, कल्पना शक्ति तथा तर्क का समावेश करना आता है। अप्रचलित समस्याओं के नए समाधान निर्मित करने व वर्तमान गणितीय ज्ञान का उपयोग करना आता है। यहाँ से सवालों को उठाना व युक्त पूर्ण तरीकों से उन्हें विकसित करना इसमें आएगा। प्रतिभाशाली बालकों का गणित में किस कक्षा में सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग किस प्रकार से किया जाता है? कक्षा गतिविधियों के संसाधन के रूप में यहाँ किया जाता है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए गणित संवर्धन कार्यक्रम नहीं हो सकता, कौन सा होगा? विद्यार्थियों की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना आएगा। गणित संबंधी विभिन्न प्रदर्शनी व मेलों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना आएगा। गणित के विभिन्न प्रोजेक्ट में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना आएगा। प्रतिभाशाली बालक के लक्ष्य क्या है? इसमें यहाँ से एक तो अभिव्यक्ति की नव्यता आएगी, यहाँ से साथ ही जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी इसमें आएगी। प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के परिणाम को देनी चाहिए। और प्रखर बुद्धि वाले बालकों में गुण नहीं होते। प्रखर बुद्धि वाले बालक अधिक जिज्ञासु होते हैं, इनकी रुचि का क्षेत्र व्यापक होता है और अल्पायु से ही तर्क शक्ति का ज्ञान दृष्टिगोचर होता है। प्रतिभाशाली बालकों में शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक है? प्रासंगिक नहीं है। रेमेडियल टीचिंग नहीं होगी, जबकि यहाँ से एनरिचमेंट इन करिकुलम आएगा, ग्रेड एक्सेलरेशन आएगा, साथ ही स्पेशल क्लासेस आएगी।